वैश्वीकरण से हमारे अभिप्राय उस वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और विचारों से है जो एक राष्ट्र के से दूसरे राष्ट्र में बिना रोक टोक के आदान प्रदान होता है। तो वैश्वीकरण जो है ये एक नई आर्थिक नीति और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक आयाम है। तो वैश्वीकरण के अंतर्गत एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से बिना रोक टोक के अपनी बनी हुई वस्तुएं ले जा और ला सकता है एक देश से दूसरे देश में, अपनी सेवाओं को, अपनी पूंजी को और विचारों को अपने देश से दूसरे देश में ले जा सकता है और दूसरे देश के सेवा, पूंजी और विचारों को अपने देश में बुला सकता है, जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में बिना रोक टोक के आदान प्रदान होता है। तो इसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। इसके अंतर्गत आपसी व्यापार और आयात निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि वैश्वीकरण के अंदर क्या होता है, एक देश दूसरे देश से बिना रोक टोक के जब व्यापार करेगा तो दूसरा देश तीसरे देश से करेगा। तो इस तरह से जब विश्व के सारे देश बिना रोक टोक के एक दूसरे देशों में जब व्यापार को बढ़ावा देंगे तो एक तरह से देखा ना, जाल बन जाएगा मकड़ी जैसा। तो इसका मतलब सभी देश एक दूसरे देश से वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और वो जब एक दूसरे से जब हम व्यापार करेंगे सभी देश, तो इससे सभी देश एक दूसरे के निकट भी आएंगे। तो इससे एक देश से दूसरे देश को लाभ पहुंचेगा, यानी विश्व के सारे देश एक दूसरे देशों में लाभ को बढ़ावा देंगे। कुछ विद्वानों ने राजाओं के आपसी जुड़ाव को, राज्यों के आपसी जुड़ाव को, एक दूसरे की निर्भरता को वैश्वीकरण कहा है। कि जब एक देश व्यापार करेगा दूसरे देश से तो दूसरा देश उस पर निर्भर रहेगा, और एक देश अगर उसके देश में व्यापार करेगा तो वो दूसरे पर निर्भर रहेगा। तो इसका मतलब वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व के सारे देश जब एक दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे तो यहाँ पर वैश्वीकरण की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार वैश्वीकरण अपने प्रभाव क्रम में अपना स्वरूप बदलता रहा है। समय के साथ साथ वैश्वीकरण ने अपना रूप बदला है। इतिहास की प्रत्येक घटना से वैश्वीकरण का परिष्कृत रूप सामने आ रहा है। 18वीं और 19वीं शताब्दी का वैश्वीकरण आज के वैश्वीकरण से कई प्रकार से मिलता जुलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने विश्व के सभी देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाना आरंभ कर दिया। तो आप देखते हो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वैश्वीकरण है उसकी जो प्रक्रिया है वो तेजी से फैली एक दूसरे देश में, और देखा कि इस वैश्वीकरण के दौर में शीत युद्ध भी चल रहा था। एक तरफ साम्यवादी देश इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी अमेरिका के प्रभाव को कम करना चाहते थे, जबकि अमेरिका अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता था और साम्राज्यवाद के प्रभाव को कम करना चाहता था। परंतु जब द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद विश्व में, यानी जब सोवियत संघ का विघटन हो गया यानी 1990-91 में, तो पूरे विश्व में उदार लोकतंत्र का जन्म हुआ, यानी वैश्वीकरण की विजय हुई और पूरे विश्व के सारे देशों में वैश्वीकरण को अपना लिया गया। विश्व अर्थव्यवस्था में आया खुलापन, आपसी जुड़ाव और परस्पर निर्भरता के फैलाव को वैश्वीकरण कहा गया था। और जब आपको पता है, जब एक देश दूसरे देश में जब व्यापार को बढ़ावा देगा तो अपना पैसा लेके भी जाएगा, वहाँ इन्वेस्ट करेगा, वहाँ रोजगार बढ़ेगा और साथ ही साथ में अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके जाएगा। और जब एक देश में एक कंपनी आएगी तो जाहिर सी बात है अन्य देशों की भी कंपनी उसी वस्तु को बनाने वाली। जैसे कि एक एग्जांपल है कोलगेट का, अगर एक देश के अंदर है कोलगेट की कंपनी अगर निमंत्रण दिया जाएगा एक देश में आएगा तो एक कंपनी थोड़ा आएगी, तो विश्व के सारे देशों की जो कोलगेट की कंपनियां हैं वो भी यहाँ पर लगेगी। तो जाहिर सी बात है एक देश के अंदर कोलगेट बनाने के लिए पहले एक भी विकल्प नहीं होता था, लेकिन वैश्वीकरण के अंदर आज 15-20 विकल्प हो जाएंगे। अब सब ये 15-20 कंपनियां जो होगी अपनी प्रोडक्ट को बेचने के चक्कर में वो सस्ती व कुशल वस्तुएं बनाएगी, ताकि अच्छी क्वालिटी की देंगी और सस्ती देंगी। तो जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी और सस्ती होगी वो वस्तु ज़्यादा बिकेगी। इस तरह से वैश्वीकरण जो है वो एक तरह से कहते हैं परस्पर निर्भरता और आपसी जुड़ाव को तेजी से बढ़ाया है। इस प्रक्रिया ने के तेज विस्तार ने विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाए दिए। अतः वैश्वीकरण के निम्नलिखित आयाम है। तो वैश्वीकरण का पहला आयाम है विचारों और सांस्कृतिक आदान प्रदान। जाहिर सी बात है जब एक देश दूसरे देश में जब व्यापार करेगा तो मैंने दूसरे देश में व्यापार करा तो दूसरे देश की कंपनी मेरे देश में भी आएगी, यानी मेरे विचार गए और उसके विचार हमारे देश में आए, तो आदान प्रदान हुआ। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं का स्वतंत्र आदान प्रदान होता है। तो वस्तु बना के हम अपनी टेक्नोलॉजी से वस्तु वहाँ बेचते हैं और वो हमारे देश में। एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में पूंजी प्रभाव व पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलता है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच सेवा और व्यक्तियों का स्वतंत्र आदान प्रदान भी होता है। ये हमारे वैश्वीकरण के आयाम। तो अब बात करेंगे वैश्वीकरण के मजदूरों पर प्रभाव। तो एक एक करके ध्यान से समझिएगा, ये हेडिंग है बच्चों। तो एक एक करके मैं बताता हूँ वैश्वीकरण के भारत में क्या प्रभाव पड़े थे। तो भारत में जब 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाया गया तो
नई आर्थिक नीति मतलब वैश्वीकरण को अपनाया गया तो हमारे यहाँ पर औद्योगिक प्रतियोगिता अत्यधिक तीव्र हो गई। तो पहला जो था प्रतिस्पर्धा से मजदूरी दरों पर प्रभाव, जी वैश्वीकरण का आने से यहाँ पर औद्योगिक प्रतियोगिता अत्यधिक तीव्र हो गई, जिसका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ा। उद्योगों में प्रतियोगिता के बढ़ जाने के कारण मजदूरी दर यानी जो मजदूरों की दर थी बढ़ जाने के बजाय कम होने लगी, जिसका प्रभाव भी मजदूरों पर पड़ा और इससे भी विभिन्न आंदोलन को बढ़ावा मिला। जब जाहिर सी बात है बहुत सारी कंपनियां आ गई, जब बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे तो कंपनी में सभी को तो नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन एक व्यक्ति अगर किसी मजदूरी दर पर अगर काम कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति उससे कम मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए कंपनी चाहती है कि मेरी कंपनी में कम मजदूरी पर काम करने वाले मुझे वर्कर मिले और कुशल मिले। तो इसलिए गरीबी बेरोजगारी की वजह से प्रतिस्पर्धा से मजदूरी दरों पर प्रभाव पड़ता है और ये कारण हुआ वैश्वीकरण के कारण। दूसरा नई तकनीक के आगमन पर मजदूरों पर प्रभाव। तो वर्तमान समय में औद्योगिक क्षेत्र में नई तकनीक के आ जाने से मजदूरों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, क्योंकि नई तकनीक के आ जाने से या तो अधिकतर मजदूर बेकार हो गए क्योंकि वो अज्ञान और पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि भाई नई तकनीक आएगी तो पढ़े लिखों की होती है, कंप्यूटराइज होती है, तो उससे इन्हें पढ़े लिखे लोग चाहिए, या फिर उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। अतः वर्तमान में ये समस्या भी मजदूर आंदोलन के सामने एक बड़ी चुनौती आकर खड़ी हुई। तो यहाँ पर नई तकनीक के आगमन पर मजदूरों पर प्रभाव पड़ा और मजदूरों को, बहुत सारे मजदूरों को नई तकनीक आने से उन्हें अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। नेक्स्ट है प्रतियोगी औद्योगिक कंपनियों में कार्यों के कड़े नियंत्रण। आज बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई है तो आज हर मजदूरों को बिल्कुल भी कार्य नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि हर कंपनी चाहती है मेरे पास एक्सपर्ट इंग्लिश बोलने वाला हो, पढ़ा लिखा हो, टेक्निकल व्यक्ति हो, तो इसलिए जो औरों से ज़्यादा एक्सपर्ट हो। जाहिर सी बात है, आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि किसी कंपनी में अगर 10 वैकेंसियाँ निकली हैं तो वहाँ पर 10 वैकेंसी के 100 लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, लेकिन 100 लोगों ने कड़ा संघर्ष कर रहे हैं ना वो कार्यों के लिए, ताकि उन्हें नौकरी मिल जाए, लेकिन मिलेगी कितनों को? 10 को। तो इसलिए बोला गया है प्रतियोगी औद्योगिक कंपनियों में कार्यों के लिए कड़े संघर्ष किए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मजदूरों पर प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है विदेशी बाजारों पर विदेशी निर्मित माल की बिक्री का प्रभाव। आपको पता है कि स्वदेशी बाजारों पर स्वदेशी वस्तुएं बिकी जाती हैं, लेकिन वो क्वालिटी फुल ज़्यादा नहीं होती, लेकिन विदेशी वस्तुएं ज़्यादा बिकती, क्योंकि आज हर व्यक्ति स्वदेशी चीज़ों को ना अपनाकर वो विदेशी चीज़ों को खरीदता है। क्यों? क्योंकि वो लागत में कम होती है और सस्ती व कुशल होती है। यानी स्वदेशी बाजारों पर हमारी स्वदेशी चीज़ें नहीं बिक रही, लेकिन विदेशी निर्मित माल बिकेगा, तो जो स्वदेशी बाजार में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी नौकरियां छूटेंगी। जब उनका माल बिकेगा नहीं तो उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, तो इससे विदेशी निर्मित माल तेजी से बिकेगा। तो यहाँ पर मजदूर पे प्रभाव पड़ा। फिर हाथ के कारीगरों का बेकार होना। जब जाहिर सी बात है वैश्वीकरण के आने से बड़ी बड़ी कंप्यूटराइज कंपनियां आ गई हैं। आज कंपनी में इंग्लिश चाहिए होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो अज्ञान निर्धन व्यक्ति हैं, जो अशिक्षित हैं, उन्हें यहाँ पर नौकरियाँ छोड़नी पड़ती है। और नौकरी छोड़ने से, और आपको साथ साथ ये बता दूं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के आने से पहले 10 मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन एक मशीन 100 लोगों का काम कर देती है। इसलिए 100 लोगों की जगह या 99 लोगों को अपना जो नौकरी है उसे छोड़नी पड़ती है और एक व्यक्ति 100 का काम कर देता है। यानी हाथ के कारीगर बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। ये एक मजदूरों पर प्रभाव था। अब बात करेंगे वैश्वीकरण के किसानों पर प्रभाव। तो क्षेत्रीय असमानता, जैसा कि वैश्वीकरण के आने से कुछ राज्य आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, कुछ राज्य बड़े होते हैं। जब नई वैश्वीकरण आ गया तो इससे नई नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाने लगा किसानों में, खेतों पर। लेकिन बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े ट्रैक्टर खरीदेगा कौन? जो अमीर लोग हैं, अमीर किसान लोग हैं, वो खरीदेंगे। तो कुछ राज्य जो अमीर किसानों से बने, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पंजाब और हरियाणा, वहाँ के किसान जो है बहुत अमीर हैं, तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वो खरीद लेंगे, तो उनका राज्यों का विकास होगा। जैसे एक उत्तर प्रदेश का राज्य का किसान एक गरीब किसान है, वो नई टेक्नोलॉजी के अभाव में वो अपनी फसल की उन्नति नहीं कर सकता। तो इससे क्या हुआ कि पंजाब और हरियाणा की राज्यों की स्थिति में सुधार होता जाएगा और उत्तर प्रदेश के किसानों यानी राज्यों की स्थिति में कम सुधार। इससे क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा मिलता है। कोई राज्य विकसित हो जाते हैं और कोई राज्य पिछड़ जाते हैं। दूसरा है निम्न किसानों में गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ावा। अब जब बहुत सारे गरीब किसान हैं, वो आर्थिक जो पैसा होता है, पैसों की कमी के कारण वो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े बीज नहीं खरीद पाते और वो किसान जो है परंपरागत रूप से कार्य करते हैं। लेकिन निम्न किसानों में गरीबी बेरोजगारी तेजी से बढ़ती है, क्योंकि उनकी फसलें उन्नत नहीं हो पाती, यानी उनकी फसलों में वृद्धि नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी का अभाव है। क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके पास इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। फिर उस तकनीक को बढ़ावा। जी
और बड़ी बड़ी वैश्वीकरण के आने से किसान यानी खेतों के क्षेत्र में यानी कृषि के क्षेत्र में विभिन्न उच्च तकनीक को बढ़ावा जाने लगा। और आज देख लो, आज हमें फसल बोने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें, कटाई भी वही करती है, निराई भी वही करती है, यानी बड़ी बड़ी उच्च तकनीक के आने से हमारी जो फसल है वो उसमें तीव्रता आई है और किसान अब आसानी से अपनी फसल को बढ़ावा दे सकता है। फिर कीटनाशक दवाइयों की उपलब्धता। पहले क्या होता था, फसलों में जब कीड़े लग जाते थे, उन कीड़ों के लिए कोई दवाई उपलब्ध नहीं कराई थी, लेकिन वैश्वीकरण के आने से कीटनाशक दवाइयों की उपलब्धता हो गई और कीटनाशक दवाइयों के कारण हम अपने फसल या जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं उनको हम आसानी से उन्हें जो हमारे कीड़े हैं उनसे बचा सकते हैं। तो कीटनाशक दवाइयों की उपलब्धता हमारे वैश्वीकरण का एक बहुत बड़ा किसानों पर प्रभाव है। फिर उच्च वर्गों के किसानों को अधिक लाभ मिलना। तो वैश्वीकरण के आने से जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जैसे HYV बीज है और बहुत सारे ऐसे बीज हैं जो कि फसल पहले अगर सामान्य तौर पर हम करेंगे तो 6-7 महीने में बड़ी होती थी, लेकिन आज ऐसे से बीज हैं जिसमें 1 महीने में 2 महीने में फसल हो जाती है। यानी ये फसल वाले जो बीज है, उच्च तकनीक के बीज, उपकरण, खाद, ये सब बड़े बड़े जो उच्च वर्ग के जो किसान हैं वो खरीद सकते हैं, क्योंकि उनके पास संपत्ति होती है। इसलिए उच्च वर्गों को, किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण जो परंपरागत कृषि करने वाले जो किसान हैं उन्हें लाभ नहीं हो पाता। तो ये हमारे किसानों पर वैश्वीकरण के प्रभाव थे। तो तीसरा जो प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण का, वो महिलाओं पर पड़ा है। तो वैश्वीकरण के महिलाओं पर प्रभाव क्या पड़े, इसके बारे में हम बात करेंगे। वैश्वीकरण के दौर में महिलाओं की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है और एक तरफ सूचना के साधनों ने इसे देवी के रूप में प्रस्तुत किया। जब वैश्वीकरण का दौर आया तो महिलाओं की जो स्थिति पहले की तुलना में अब बेहतर होने लगी, क्योंकि अब महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां और विभिन्न क्षेत्रों में अवसर प्राप्त हुए, जिससे महिलाओं की जो स्थिति थी वो मजबूत हुई। वैश्वीकरण के कारण महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी अधिक अधिकार प्राप्त हुए। अब महिलाएं आर्थिक क्षेत्र में नौकरियां करने का अधिकार और बहुत सारी जो पुरुषों के समान बहुत सारे अधिकार हैं वो महिलाओं को मिलने लगे, जिससे महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के कारण महिलाओं में रोजगार को बढ़ावा मिला और उद्योगों में महिला संगठनों की भी स्थापना हुई, जो कि ये उद्योग जो महिला संगठन है अब महिलाओं के आर्थिक क्षेत्र में स्थिति के सुधार और महिलाओं के प्रति जितनी भी समस्या उनको दूर करने के लिए कार्यरत हुए। नेक्स्ट है, आज वैश्वीकरण के दौर में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला, क्योंकि आज वैश्वीकरण के दौर में आर्थिक शक्ति आने से महिलाएं सशक्त हुई हैं और मजबूत हुई हैं और महिलाओं के प्रति विभिन्न महिलाओं के स्थिति को सुधार करने के लिए विभिन्न कानूनों का भी निर्माण किया जाने लगा। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के दौर में महिलाएं पुरुषों के समान आर्थिक क्षेत्र में अनेक अधिकार व स्वतंत्रता प्राप्त कर चुकी हैं, जिससे आज महिलाएं पुरुषों के समान आर्थिक क्षेत्र में विकसित हो चुकी हैं। तो ये हमने बात करी वैश्वीकरण के महिलाओं पर प्रभाव। अब बात करेंगे वैश्वीकरण के मध्यम वर्ग पर प्रभाव। तो अब बात करेंगे, चलिए, वैश्वीकरण के कारण मध्यम वर्ग के लोगों में बढ़ोतरी हुई है और ये मध्यम वर्ग आर्थिक क्षेत्र में अपनी कलाएं प्रेजेंट कर चुका है। आज वैश्वीकरण के कारण मध्यम वर्ग बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों, औद्योगिक कंपनियों में मध्यम वर्ग ने अपनी जो भूमिका है उसे बढ़ाई है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के कारण मध्यम वर्ग के लोगों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के दौर में भारत के मध्यम वर्ग के लोग जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, MBA और छोटे मोटे कंप्यूटर आदि वाले विद्यार्थियों ने तो अपना जलवा विश्व स्तर पर दिखाया है, जिससे मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार आया। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के दौर में इन मध्यम वर्ग के लोगों को भारत के संदर्भ में बहुत ज़्यादा पारिश्रमिक या वेतन भी प्राप्त हो रहे हैं। तो आज ये मध्यम वर्ग वैश्वीकरण के दौर में बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियों में अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं और इन्होंने अपनी जो स्थिति है उनमें काफ़ी सुधार किया और आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न उपलब्धियों को इन्होंने प्राप्त किया। तो ये हमने बात करी वैश्वीकरण के समाज पर प्रभाव या समाज में विभिन्न वर्गों पर प्रभाव। तो ये मोस्ट वेरिएंट टॉपिक है, इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।